हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19th एंड 20th दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आज कुछ इंपॉर्टेंट कोट एंड डाटा के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सब जो कोट एंड डाटा है आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स सी सम डाटा एंड फैक्ट। आज का जो कोट है वो गवर्नमेंट के टॉपिक में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इफ द गवर्नमेंट बिकम ए लॉ ब्रेकर इट ब्रीड्स कंटेम्प्ट फॉर लॉ एंड इट इनवाइट्स एवरी मैन टू बिकम ए लॉ अनटू हिमसेल्फ एंड इट इनवाइट्स एनार्की। तो आपको भी पता है, अगर गवर्नमेंट ही लॉ ब्रेकर बन जाए तो इसके कारण कानून का उल्लंघन तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो समाज में व्यक्ति हैं, सिटीजन्स है, वो भी कानून को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। एंड इसके कारण क्या होगा, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगी, एनार्की आ जाएगा, वायलेंस, कंटेम्प्ट, ये सब जैसे इश्यूज आ जाएंगी एंड अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा, सिटीजन्स के राइट खतरे में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी ए लॉ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। एंड जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो आप यूज करोगे GS2 टॉपिक एंड सेडिशन इन इंडिया, बिकॉज सेडिशन काफी ज्यादा एक प्रकार से बर्निंग टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स आपको लिखना हो तो देख सकते हो। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उन्होंने एक डाटा प्रोवाइड किया था 2019 में, इसमें ये साफ साफ निकल कर आ रही है कि जितने भी सेडिशन केसेस फाइल किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 3.3% केसेस का कन्विक्शन होता है ना। तो आप देख सकते हो कन्विक्शन रेट कितना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर रिमेनिंग केसेस हैं वो या तो सेडिशन के लिए प्रूफ नहीं हो पाते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि जो आपका सेक्शन 124A है आईपीसी का, जिसके तहत आपका सेडिशन मैटर डील होता है, उसका जो यूज है वो बढ़ा है कुछ रिसेंट टाइम्स में। और रेलिवेंस में आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, दैट डील्स विद द सेडिशन, इसको स्क्रैप करने की हमारी कोई नीति नहीं है। ये हाल फिलहाल में जजमेंट आया था, हमने इस आर्टिकल पर डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो अब आते हैं मेन आर्टिकल पर। 6 आर्टिकल हमें डिस्कस करनी है। पहला है आपका हाई लेवल ऑफ यूरेनियम कंटेमिनेशन देखने को मिला है ईस्टर्न कर्नाटका के ग्राउंड वाटर में। अब एक बार आप मैप पर नजर डालें, ये जो आपका मैप है इंडिया का, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि जो हाई यूरेनियम के कंटेमिनेशन है वो कहां पर ज्यादा है। तो देख सकते हो इस रीजन में एक तो आपको ज्यादा दिख रहा है, एक आपका सदर्न इंडिया में ज्यादा दिख रहा है। अब सदर्न इंडिया में ये कंटेमिनेशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो सदर्न इंडिया है ये रिसोर्सेस रिच है ना, मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पर मिलते हैं। एंड यही मिनरल रिसोर्सेस जब डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ग्राउंड वाटर में, तो अल्टीमेटली ये कॉन्टेमिनेट करते हैं वाटर को। तो साउथ इंडिया में यूरेनियम के रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई ये सारे के सारे मिनरल्स मिक्सअप हो जाते हैं वाटर में और ये कंटेमिनेट करते हैं। ये एक कारण है, और भी कारण है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम सिलेबस की कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो issues related to development and management of social sector services related to the health, because directly ये हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सो एक केमिकल एनालिसिस ग्राउंड वाटर का 73 विलेजेस जो कर्नाटका के हैं वहां पर किया गया, और वहां पर ये पता चला कि जो यूरेनियम कंसंट्रेशन है वाटर टेबल में वो काफी ज्यादा हाई मात्रा में है, मिनिमम 57 विलेजेस में ये ऑब्जर्व किया है। एंड क्या कारण बताए गए हैं इस हायर यूरेनियम कंटेमिनेशन के ग्राउंड वाटर में? तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो यूरेनियम का प्रेजेंस है साउथ इंडिया के रॉक्स में, जिसको हम कहते हैं
निश रॉक आपने पढ़ा होगा, इट इज ए टाइप ऑफ रॉक। एंड दूसरा है आपका ग्रेनेटोइड, ये भी आपका एक रॉक का ही प्रकार है। तो इसमें यूरेनियम के कंसंट्रेशन मिलते हैं बिकॉज ये धारवाड़ रीजन के कैटेगरी में आता है। धारवाड़ रीजन आपको ही पता है, ज्योग्राफी में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, धारवाड़ सीरीज, निश एंड सिस्ट सीरीज। दैट्स वाई ये यूरेनियम ग्राउंड वाटर में मिक्स होकर कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। तो एक तो वही बात है कि यूरेनियम का मौजूदगी बिकॉज ऑफ द मिनरल रिच रिसोर्सेस इन दैट रीजन, उसके कारण आपका कंटेमिनेशन देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ की सॉइल है वो रेड लोमी है एंड कहीं कहीं लेटराइट का भी प्रेजेंस देखने को मिलता है। और इसका सिंपल सा इंडिकेशन है कि जहां पर रेड या रेडिश सॉइल आपको मिलेगा तो मान कर रखना कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है ड्यूरिंग द वेदरिंग प्रोसेस, जिसके कारण यूरेनस यानी कि यूरेनियम एलिमेंट जो है इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाती है यूरेनिल आयन में, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में। दैट्स वाई ये ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। तीसरा कारण है जो वाटर टेबल डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज ऑफ द हाइयर यूजेज एंड द एक्सप्लॉयटेशन, ये भी फैसिलिटेट करता है ऑक्सीडेटिव वेदरिंग को। और जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव वेदरिंग फैसिलिटेट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा और उतनी ज्यादा जो यूरेनस एलिमेंट है वो यूरेनिल आयन में कन्वर्ट होंगी एंड मोर यूरेनियम रिलीज होगा इन द सर्कुलेटिंग वाटर। ठीक है। एंड कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें, पूरे भारत देश में 16 स्टेट्स के जो एक्वाफायर्स हैं, एक्वाफायर्स यानी कि ग्राउंड वाटर, वहां पर यूरेनियम कॉन्टेमिनेशन देखने को मिला है इन द ग्राउंड वाटर। एंड इससे चिंता तो जाहिर होती ही है बिकॉज ये केमिकल टॉक्सिक है एक प्रकार से। मनुष्य के शरीर में जाने के बाद ये मनुष्य के शरीर को डिग्रेड करती है, टॉक्सिक बनाती है एंड इसके कारण हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलता है। एंड अगर कंटिन्यूस इनटेक किया जाएगा यूरेनियम का तो जाहिर सी बात है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज तो होंगे ही होंगे एंड इसके कारण वेरियस प्रॉब्लम जैसे ल्यूकेमिया, स्टोमक एंड यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर जैसी चीजें हो सकती है एंड किडनी टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है ना। किडनी टॉक्सिसिटी का मतलब है किडनी का टॉक्सिक हो जाना बिकॉज ये सारे के सारे मिनरल्स शरीर में आते हैं तो बायो एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके कारण जो वेरियस प्रॉब्लम्स है, हेल्थ क्राइसिस है, वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स यूरेनियम कंसंट्रेशन के लिए क्या रखी गई हैं। तो WHO ने प्रिस्क्राइब किया है कि प्रति लीटर मैक्सिमम 30 माइक्रोग्राम होनी चाहिए यूरेनियम कंसंट्रेशन। एंड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का क्या कहना है कि पर लीटर एट मैक्स 60 माइक्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो ये सब लिमिट सेट करते हैं कि कौन से केमिकल का कंसंट्रेशन कितना होगा वाटर में, ये जो संस्था है अभी फिलहाल यूरेनियम लेवल हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए उसको नहीं नोटिफाई किया है। तो जब नोटिफाई ही नहीं किया है तो फिर यूरेनियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, है ना। दैट्स वाई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क कि हमें स्पेसिफाई करना चाहिए नॉर्म्स को कि एट मैक्स कितना यूरेनियम प्रेजेंस अलाउ की जानी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, सो दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। एंड इवन अगर एक्सेस यूरेनियम वाटर में मिलता है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी निकाला जा सके, प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, जो भी मेथड्स हो उस मेथड से ये समस्या का समाधान हो सके। तो होप आपने आर्टिकल नंबर 1 अच्छे से समझा होगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, पीएम को जो एडवाइस करते हैं, इन्होंने यूनिफाइड लेबर लॉज की बात कही है। वैसे तो लेबर लॉज जो 29 अर्लियर लेबर लॉज थे उसको यूनिफाई करके 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट किया गया है, ये तो आपको ही पता है। तो लेकिन अभी ये जो लेबर कोड्स है ना ये इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। दैट्स वाई
इनका सजेशन आया है, यानी कि EACPM का सजेशन आया है कि भाई साहब यूनिफाइड लेबर लॉज को जल्द से जल्द लाया जाए। तो सिलेबस अगर हम देखें तो देख सकते हो, जो आर्टिकल नंबर 2 है, डील्स विद द मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। तो देख सकते हो 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट जो एग्जिस्टिंग 29 सेंट्रल लेबर लॉज हो उसको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया जाए। एंड ये 4 लेबर कोड आप देख सकते हो। पहला है आपका कोड ऑन वेजेस 2019, जो रेगुलेट करेंगी वेजेस एंड बोनस पेमेंट को इन ऑल द एम्प्लॉयमेंट्स, याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। एंड साथ ही साथ इक्वल रिम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाएंगी एम्प्लॉयज को जो वर्क करते हैं सिमिलर नेचर के, है ना। तो यहाँ पर इक्वलिटी इन वेजेस की भी बात निकल कर आ रही है, इक्वल रिम्यूनरेशन की भी बात आ रही है। और आपको ही पता है ना, इक्वल रिम्यूनरेशन की बातें हमारे DPSP में भी हैं। एंड दूसरा आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये जो आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, क्या करेंगे, 9 लॉज जो एग्जिस्टिंग थे उसको कंसोलिडेट करता है। एंड जो सोशल सिक्योरिटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है उसको ये वर्कर्स को प्रोवाइड करेगा, इंश्योर करेगा। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा, सो दैट लेबर कंप्लायंस बर्डन जो इंडस्ट्रीज के हैं, याद रखना है, रिड्यूस किया जाए, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के तहत बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे, तो ये जो लेबर कंप्लायंस बर्डन जो इंडस्ट्रीज को फॉलो करनी पड़ती है, उस बर्डन को कम किए जाने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन जो वर्कर्स के हैं, जो वहां काम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट में या कंपनी में, हैविंग 10 और मोर वर्कर्स, तो वहां पर ये जो प्रोविजन है, ये जो कोड है वो वर्क करेगा। लेकिन अगर माइंस एंड डॉक्स वाले एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पर सारे माइंस एंड डॉक्स के लिए ये जो कोड है वो लागू होगा। तो अच्छे से इसको समझ लेना है। इट विल रेगुलेट द हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10 और मोर वर्कर्स एंड इन ऑल माइंस एंड डॉक्स, ठीक है। तो इसे डिस्कस करने के बाद अब आते हैं इश्यू पर। तो ये जो कोड है 4 लेबर कोड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको नोटिफाई किया जाना है। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, वैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि ये इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंट्रोड्यूस कर देंगी। एंड सेंटर ने कंप्लीट किया है सारे के सारे प्रोसेस को, लाइक ड्राफ्टिंग द फाइनल रूल्स ऑन दीज कोड्स इन द फरवरी 2021। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है लॉ पास करती है, लेकिन उस लॉ में सर्टेन प्रोविजन कर देती है कि आने वाले समय में हम इस लॉ के आधार पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा ढांचा उस लॉ में तैयार होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड टाइम, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहती है रूल्स को एज पर द लॉ, ठीक है। तो अभी जो ड्राफ्ट रूल्स है फाइनलाइज लगभग हो चुके हैं एंड इसको इंट्रोड्यूस करने का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। एंड ये बात भी आपको याद रखनी है कि चूंकि लेबर जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में लाई करता है, इसीलिए जो सेंटर है स्टेट्स हैं दोनों की ये रिक्वायर्ड होगी कि वो अपने अपने डोमेन में रूल्स नोटिफाई करें अंडर दीज 4 कोड्स, सो दैट इन सारे लॉज को अपने रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में इन्फोर्स करवा सके। तो समझ गए ना, लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, प्रीलिम्स के लिए ये याद रखनी है। लेकिन जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई EACPM के द्वारा, इन्होंने कुछ फ्लॉज यानी कि वीकनेस लेबर कोड में आइडेंटिफाई किया है और आपको याद रखनी है। क्रिटिकली एनालाइज ऑफ दीज लेबर कोड्स के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो इन फ्लॉज को आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो लेबर रिफॉर्म है ये आपका सारे लेबर लॉज का कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू नहीं लेता है, यानी कि जो 29 लेबर लॉज में जिस प्रकार के प्रोविजंस वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए किए गए थे, इन 4 लॉज में
सारे के सारे प्रोविजंस को कवर नहीं करता है। इसी को कहते हैं डिड नॉट टेक ए कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ऑल द लेबर लॉज। एग्जाम्पल भी है इट डज नॉट कवर ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, है ना, सारे वर्कर के टाइप को कवर नहीं करता है। एंड दूसरा जो इश्यू है इट डिड नॉट एड्रेस डेफिनेशनल इनकंसिस्टेंसीज, है ना। डेफिनेशनल इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि क्लियर डेफिनेशन नहीं है ना। फॉर एग्जांपल क्लैरिटी ओवर द जुरिडिक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि कौन के कितने जुरिडिक्शन है, कौन कौन से इश्यू में किसका जुरिडिक्शन होगा, इस पर क्लियरिटी साफ साफ नहीं निकल कर आ रही है। तो इट डज नॉट एड्रेस द डेफिनेशनल इनकंसिस्टेंसीज एज वेल। एंड तीसरा क्वेश्चन द नीड फॉर स्पेंडिंग पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लेबर लॉज रिफॉर्म्स विच आर नॉट इनफ फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब जानते हो आप? इसको जानने से पहले क्या आप सोशल कैपिटल का मतलब जानते हो? सोशल कैपिटल का मतलब ये हुआ कि लोगों के बीच जो ट्रस्ट है, विश्वास, उसको कहते हैं सोशल कैपिटल। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है सोशल कैपिटल के ऊपर। तो पॉलिटिकल कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कोई पॉलिटिशियन है ना, जब उस पॉलिटिशियन के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, सपोर्ट बढ़ता है ना, आराम से कोई बिल्स है उसको पास कराना है तो वो पास हो जाता है। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल कैपिटल है उस पॉलिटिशियन का। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर अच्छा खासा पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया, लेकिन ये उतना इनफ नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले जो टॉपिक है, मुद्दे हो, उसको कहीं ना कहीं ये लेबर लॉ रिफॉर्म फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, की सजेशंस की बात करें तो पहली बात तो यूनिफाइड लेबर कोड हो, ये तो हमने डिस्कस ही किया। बट दिस यूनिफाइड लेबर कोड शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ बांग्लादेश लेबर एक्ट 2006 एंड लेबर लॉज को और ज्यादा सिंप्लीफाई किए जाए। एंड द नेक्स्ट सजेशन कि जो अल्टरनेटिव पॉलिसी फोर्स लाया जाए सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों बूस्ट अप हो सके। एंड ये जो EAC-PM है, यानी कि जिस एडवाइजरी काउंसिल की बात हमने की, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ये कंस्टिट्यूट की गई सो दैट इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यू पर एडवाइस की जा सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली टू द PM। ठीक है, तो EAC-PM is your independent body constituted to give advice on the economic and related issue to the government of India। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। थार डेजर्ट एक्सपेंडिंग फास्ट विथ लैंड डिग्रेडेशन, ये एक स्टडी के तरफ से निकल कर आई है और ये जो स्टडी है बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने पब्लिश की है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स मूव टू द सिलेबस 1। तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ठीक है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। एंड जब हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की, सबसे पहली बात तो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो लैंड है इन द एरिड या फिर सेमी एरिड या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, उन लैंड का अगर डिग्रेडेशन होने लगे, क्वालिटी में गड़बड़ी होने लगे, उसकी फर्टिलिटी या फिर प्रोडक्टिविटी, इन सब में डिग्रेडेशन होने लगे, तो उसको हम कहेंगे डेजर्टिफिकेशन। एंड प्राइमरली ये जो लैंड डिग्रेडेशन है या फिर यूं कह सकते हो कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो दो मुख्य कारणों से हो सकती है। या तो एक ह्यूमन एक्टिविटी जैसे हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन लैंड का करते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि लैंड यूज चेंज जो हम करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात हो या फिर यूं कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। दूसरा आपका क्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट होता जा रहा है। अब जिस रीजन में पहले का जो क्लाइमेट था वहां पर अगर क्लाइमेटिक चेंज होगा
तो जाहिर सी बात है उसका असर वहाँ के लैंड, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सब पर पड़ेगी। तो दैट्स वाई। तो आपको क्या याद रखना है, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन, इन दो कारणों के आधार पर लैंड डिग्रेडेशन या फिर डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना है, डेजर्टिफिकेशन डज नॉट रिफर टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट, कि जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, इट डज नॉट रिफर टू दैट, इट इज लैंड डिग्रेडेशन ऑफ द एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, आपने अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व किया होगा तो आपको ये जरूर मिला होगा। तो याद रखना, डेजर्टिफिकेशन डज नॉट मीन या फिर रेफर टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स। तो इसे डिस्कस करने के बाद अब आते हैं, देख सकते हो ये जो स्टडी है वो अंडरटेक की गई टू अंडरस्टैंड द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस इन द राजस्थान, कि राजस्थान में आखिरकार डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है, सो दैट इसको रोका जा सके, इस पर काम किया जा सके। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एन असेसमेंट ऑफ द एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज that comes under the framework of United Nation Convention to combat desertification। और UNCCD की बात करें तो बेसिकली ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। आपको ही पता है जब रियो दे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो UNFCCC, UNCCD एंड UNCBD ये 3 कन्वेंशन निकल कर आए थे, ठीक है। एंड ये लीगली बाइंडिंग है जो एड्रेस करता है लैंड डिग्रेडेशन के इश्यूज को and focuses on the sustainable land management। and ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई ये फोकस करता है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के ऊपर इन द थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट की बात करें तो वर्ल्ड का पहला या दूसरा नहीं, वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। पहला इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन है, सहारन डेजर्ट, आपको पता है ना। और UNCCD की बात करें तो ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करते हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के मैटर को टू द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, है ना। क्या फोकस करता है कि जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन ना हो सके, तो उसका डिग्रेडेशन ना हो इसके लिए क्या करना होगा, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी, ठीक है। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे चीजें हैं। की हाइलाइट्स क्या निकल कर आती हैं स्टडी से, तो एक की हाईलाइट तो ये निकल कर आ रहा है कि जो थार डेजर्ट है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज लोगों का माइग्रेशन बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, सैंड ड्यून्स स्प्रेड हो रहा है, एज वेल एज अनसाइंटिफिक पैटर्न जो प्लांटेशन के हैं। दैट्स वाई थार डेजर्ट में एक्सपेंशन हो रही है। और इतना ही नहीं, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेस का उन रीजन में, इसके कारण वेजिटेशन कवर में भी कमी देखने को मिल रही है। और एक बात और आप ध्यान रखो कि जो अरावली रेंजेज है, आपको पता है अरावली गुजरात एंड दिल्ली तक एक्सटेंड करता है और राजस्थान में इसका मैक्सिमम एरिया है। और बताओ अरावली का मैक्सिमम हाइट वाला पीक कौन सा है, ठीक है। तो ये जो अरावली रेंजेज हैं जो कि एक नेचुरल ग्रीन वॉल की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द डेजर्ट्स एंड प्लेन। जैसे अरावलीज का आप पैटर्न देखना तो ये नॉर्थ वेस्ट से आपका ये साउथ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है ना। तो एक तरफ आपका डेजर्ट रीजन आ जाता है, एक तरफ आपका प्लेन रीजन आ जाता है, प्लेन्स जिसको कहते हैं ना। तो ये जो अरावलीज है वो इन दोनों रीजन को सेपरेट करता है। जो आपके सैंड ड्यून से या फिर जो गर्म हवाएं हैं उसका इम्पैक्ट प्लेन एरियाज में आने से रोकता है ये अरावलीज। तो अरावलीज एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि डेजर्ट रीजन का एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है कि वो प्लेन एरियाज में एक्सटेंड ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अरावली रेंजेस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इसके कारण होगा क्या कि जो सैंड स्टॉर्म्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रेगिस्तान में धूल कण उड़ते रहते हैं, इसको हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म, ये इंटेंस हो जाएंगी। एंड इतना ही नहीं, ये चलते चलते NCR रीजन में भी पहुंच जाएंगी, इंटेंसिफाई हो जाएंगी एंड वहां के एयर को भी पॉल्यूट करेंगी। तो गर्मियों में भी एयर पॉल्यूशन की समस्या हो सकता है दिल्ली NCR में बढ़ जाए, बिकॉज ये जो थार डेजर्ट है एंड ये जो
नेचुरल ग्रीन वॉल है वो वीकेन हो रही है ना। एंड नेक्स्ट जो वाटर बॉडीज हैं वो इंक्रीज हुए हैं इन द एरिया इन द लास्ट 46 ईयर्स एंड कम्प्लेक्स सैंड रीजन देख सकते हो वो 4.98% से डिक्रीज हुई है। तो ये पॉइंट आप प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि इन दैट रीजन जो वाटर बॉडीज हैं वो बढ़ी हैं इन द लास्ट 46 ईयर्स एंड जो कम्प्लेक्स सैंड रीजन है बलुआही रीजन जिसको हम कहते हैं वो डिक्रीज हुआ है 4.98% से। एंड लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उस लैंड की बायोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ द लैंड यूजेस या फिर फ्रॉम ए प्रोसेस और फिर कंबाइनेशन ऑफ प्रोसेस जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल होती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का डेफिनेशन आप याद रख सकते हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इट मींस रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम द लैंड यूजेज और द प्रोसेस जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन दिल्ली। तो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुआ है दिल्ली में एंड ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि अभी अफगानिस्तान का इशू चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडिया का जो स्टेक है सेंट्रल एशियन रीजन में वो भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है आपको पता है ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, इसका रिजर्व है और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को ये फुलफिल कर सकता है। एंड और भी सिग्निफिकेंस देखेंगे, ट्रेड के लिहाज से भी इनका इंपॉर्टेंस है, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इनका इंपॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंस पर हाईलाइट करें इससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, ये आप देख लो जीएस पेपर 2 बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो ये जो डायलॉग है बेसिकली ये इंडिया एंड जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच हुई। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपको पता है। ठीक है, ये है आपके। और कैप्शन सी से कौन बॉर्डर करता है? तो याद रखना आपका कि ये जो आपके कैप्शन सी है कजाकिस्तान बॉर्डर करता है, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर करता है, उज्बेकिस्तान बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, तो 2 ही सेंट्रल एशियन कंट्री बॉर्डर करते हैं, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, नॉट ऑल। ठीक है, और क्या ईरान बॉर्डर करता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्या की हाईलाइट निकल कर आए हैं इस स्टेटमेंट से, उसको जानने से पहले हम लोग पहले सेंट्रल एशियन रीजन का सिग्निफिकेंस भारत के रिस्पेक्ट में समझते हैं। तो पहली बात तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन सेंट्रल एशियन रीजन का भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज ये जो सेंट्रल एशियन रीजन का लोकेशन आप देखो, जियो स्ट्रेटेजिक मतलब क्या? लोकेशनल सिग्निफिकेंस है ना। ये लोकेशन देखो, ये यूरोप को भी कनेक्ट करता है। एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि अगर हमारे रिलेशन इन रीजन में अच्छे हैं अलोंग विथ हम अगर प्रेजेंस यहाँ पर बना पाते हैं, कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं, तो हम यूरोप भी जाएंगे, हम एशिया भी जाएंगे, हम रशिया भी जा सकते हैं एंड फिर हम अफगानिस्तान के इश्यू को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ CAR फॉर इंडिया, तो पहली बात तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया एंड यूरोप एंड अदर एशियन रीजन। ठीक है, मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया। साथ ही साथ सिक्योरिटी एंगल भी है, यानी कि अगर पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में मेंटेन करके रखनी तो सेंट्रल एशियन रीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं इन देशों के साथ तो डेफिनेटली हमारे स्टेक्स भी सेफगार्डेड रहेंगे। एंड फिर आप ये भी देख सकते हो मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से जो CAR है मिनरल रिसोर्सेज में एबंडेंट है, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब मिल जाते हैं और इसको हार्नेस अभी पूरी पोटेंशियल के साथ नहीं किया गया है। तो इंडिया अपना स्टेक यहाँ पर लगा सकता है और एनर्जी सिक्योरिटी भी प्राप्त कर सकता है। एंड अगर हम बात करें मुद्दे की तो देख सकते हो क्या की हाईलाइट हुआ है इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से निकल कर आई है। तो अफगानिस्तान इश्यू पर एक बात पर सहमति बनी है
कि ये जो देश हैं ये सब समर्थन करेंगे यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 जो 2021 में पेश की गई थी, इसका जो अनइक्विवोकली यानी कि एक स्वर में डिमांड करता है कि जो अफगान की टेरिटरी है उसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्ट को शेल्टर करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, प्लानिंग या फाइनेंसिंग करने के लिए न हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। और दूसरा, इंडिया ने 4C अप्रोच की बात कही है। 4C अप्रोच का मतलब ये हुआ कॉमर्स पर फोकस करना है, कॉमर्स एंड ट्रेड, एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट करनी है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एंड कॉन्टेक्ट्स भी बढ़ाने हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कह सकते हो, सो दैट जो कॉपरेशन है बिटवीन दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशियन नेशन वो बढ़ाई जा सके, एक्सपेंड करी जा सके। ठीक है, पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को पहुंचने के लिए हमें एक्ट भी करना पड़ेगा। टेररिज्म के मुद्दे पर क्या सहमति बनी, तो देख सकते हो सब देशों ने एक साथ बोला है कि जो यूनाइटेड नेशन कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इसको जल्द से जल्द अडॉप्ट करवाया जाए यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, सो दैट टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, बुलंद करी जाए, टेररिज्म के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर डील किया जाए। याद रखना, टेररिज्म के टॉपिक पर आप लिख सकते हो कि जल्द से जल्द एडॉप्शन हो यूनाइटेड नेशन कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, कनेक्टिविटी पर भी बात हुई। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो चाबहार फोर्ट है ईरान में उसका फुल यूटिलाइजेशन हो टू इंश्योर द रीजनल कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन नेशन। एंड ये जो 5 सेंट्रल एशियन नेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर तो हैं। एंड एक सिग्निफिकेंट बात ये निकल कर आ रही है कि जब पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था तो इन 5 सेंट्रल एशियन नेशन ने स्किप कर दिया था इस मीटिंग को अटेंड करने से। एंड वो इसलिए बिकॉज इन्हें दिल्ली में डायलॉग को अटेंड करना था। तो आप देख सकते हो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधे इन्होंने पाकिस्तान को ही बॉयकॉट कर दिया था इंडिया के मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंपॉर्टेंस हाईलाइट होता है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। दैट्स वाई सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है ये सेंट्रल एशियन कंट्री। नेक्स्ट इज योर इनएस्केपेबल रिस्क ऑफ मैंडेटरी आयरन फूड फोर्टिफिकेशन। यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब आप जानते ही हो, जब हम विटामिन्स या फिर मिनरल्स का आर्टिफिशियली इंसर्टिफिकेशन करते हैं किसी भी फूड्स या सीरियल प्रोडक्ट्स में तो कहलाता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन। लेकिन ये बात अब निकल कर आ रही है कि इस फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि जब हम आयरन फूड फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दे तो इसके कारण इनएस्केपेबल रिस्क हो सकती है। क्या रिस्क होंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस सबसे पहली नजर करते हैं तो देख सकते हो जो आपका आर्टिकल 5 है ये भी आपका इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, ये तो है ही है। साथ ही साथ इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, तो सेंटर का प्लान है कि वो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे वो जो स्कीम चलाती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एंड मिड डे मील्स का इन द स्कूल्स बाय 2024। अब एक सिग्निफिकेंस आप समझो, जब भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसे अगर गवर्नमेंट सेपरेटली खर्च करे न्यूट्रिशन को देने में तो काफी महंगा होगा और काफी अनएक्सेसिबल भी हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्रोग्राम चलाती है अगर उसी के अंतर्गत हम फोर्टिफाई कर देते हैं, उसी में हम आर्टिफिशियली न्यूट्रिशन को डाल देते हैं तो इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि आसानी से वाइडर पॉपुलेशन तक पहुंच जाएंगी, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट भी कम लगेगा। तो इसलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फूड फोर्टिफिकेशन करने का। एंड फूड फोर्टिफिकेशन की बात हमने कर भी दी है आपके सामने। फूड फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस जिसके तहत हम विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड करते हैं जो कॉमनली कंज्यूम किया जाता है फूड्स को प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, सो दैट इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज में बढ़ोतरी की जाए। और जो हिडन हंगर है, हिडन हंगर का मतलब क्या हुआ कि जहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, डिफिशियंसी आ जाती है, उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। और ये बात भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है कि जो बायो फोर्टिफिकेशन है ना उससे ये जो फूड फोर्टिफिकेशन है वो डिफरेंट है। कैसे
बिकॉज जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाता है, लेकिन क्रॉप्स में बढ़ाता है जब क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा होता है, रेदर कि हम मैनुअल तरीके से प्रोसेसिंग के दौरान न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाएं, जो हम ट्रेडिशनली फोर्टिफिकेशन में देखते हैं। तो ट्रेडिशनली फोर्टिफिकेशन में हम फूड प्रोसेसिंग के दौरान न्यूट्रिशन को आर्टिफिशियली ऐड करते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन में प्लांट ग्रोथ जब हो रहा होता है तब उसमें न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एंड क्या रिस्क एसोसिएटेड है अगर हम मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन करते हैं? तो पहली बात तो जो आयरन डिफिशियंसी है वो इंडियन डाइट में एक प्रॉब्लम है। इंडियन डाइट में आयरन की कमी देखने को मिलती है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन कर देंगे आयरन का, तो फिर ये जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे हो सकता है वो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेबल ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चूंकि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है तो जो बहुत सारे देश हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयरन को अगर एक्सेस में कंज्यूम किया जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने आयरन फोर्टिफिकेशन कर दिया, अब कोई व्यक्ति बार बार चावल ही खाता है ना, 5 बार चावल ही खाता है, तो उसके बाद तो आयरन एक्सेस में चला जाएगा। तो इसके कारण बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के रिस्क बढ़ जाएंगे, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इवन हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल, ये सब भी बढ़ सकती है। एंड फोर्टिफिकेशन अगर किया जाता है किसी एक स्टेपल फूड का, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, साल्ट हो, स्टेपल फूड मतलब जो डेली बेसिस पे हमारे रूटीन में कंज्यूम की जाती है, तो इसके कारण सेरम फेरेटिन, ये जो कंटेंट है ना, ये ब्लड प्रोटीन है बेसिकली, इसका जो कंटेंट है वो बढ़ सकता है एंड विदाउट चेंजिंग द हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हाई ब्लड शुगर लेवल देखने को मिल सकती है। तो ये याद रखना, फोर्टिफिकेशन अगर करते हैं किसी भी स्टेपल फूड का, इट विल इंक्रीज द सेरम फेरेटिन। ओके, एंड जो फूड फोर्टिफिकेशन है ये व्यक्ति के चॉइस को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑन द फूड्स, या फिर ऑटोनॉमी, एंड इवन ये अनइथिकल भी हो सकता है अगर लेट्स से कि इस फूड फोर्टिफिकेशन के कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कुछ अदर मॉर्बिडिटीज डेवलप होने लगे बॉडी में, तो उसका रिस्क कौन लेगा, है ना। तो इथिकल इश्यूज भी निकल कर आती हैं। एंड अगर हम बात करें सजेशंस फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, तो पहली बात तो डायट्री मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी अपनाया जाए, हायर प्रोटीन कंजम्पशन पर फोकस किया जाए, एंड जो शेड्यूल्स हैं उसको रिप्लेस किया जाए बाय मोर क्वालिटी फूड, जैसे हम पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब पर फोकस कर सकते हैं, है ना, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को इराडिकेट करने में। नेक्स्ट वी मूव टू द डिफेंस मिनिस्टर अर्जेस फॉर डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने अर्ज किया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही डेवलप किया जाए। क्या है ये आपका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, इस पर बात करेंगे। और भारत ने बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल ये भी टेस्ट फायर किया था सक्सेसफुली, एंड अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं इनेबल करता है कि भारत भी सक्षम है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को बनाने में। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस हम देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है आपका किस में आएगा, तो दिस सिलेबस विल कम एज ए पार्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम एक्वायर कर लेगा विद इन द 4 इयर्स, जिसकी मीडियम टू लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज होंगी। एंड इसके लिए डीआरडीओ ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया था सितंबर 2020 में। एंड इसके बाद कहीं ना कहीं भारत की जो कैपेबिलिटी है हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बनाने की, उस पर भी सफलता प्राप्त की। एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत से बनती है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी को बनाने पर फोकस कर रहा है, जैसे चाइना, रशिया, यूएस, ये सब भी इस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं। एंड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, ये 5 टाइम्स
द स्पीड ऑफ द साउंड के बराबर होते हैं। और मैच 1 का मतलब होता है इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मैच 2 का मतलब 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। उसी प्रकार से मैच 5 की बात करें तो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो हाइपरसोनिक का मतलब वो ये हुआ कि जो मिसाइल्स है उसकी जो रफ्तार होगी वो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हो कि 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड मैच नंबर मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट के स्पीड को डिस्क्राइब करता है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ इन एयर। एंड ये याद रखना है कि जो आपके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होते हैं वैसे तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से कम रफ्तार वाले होते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट करना इनका मुश्किल होता है एंड इनको मैन्यूवर भी की जाती है। मैन्यूवर यानी कि टर्निंग, है ना, सीधा जा रहा है उसके बाद उसको मैन्यूवर कर दे, ऐसे कर दे, है ना, तो ये होता है मैन्यूवरिंग। एंड ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक एयर ब्रेथिंग पॉपुलेशन सिस्टम है। एयर ब्रेथिंग का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एंड अगर हम बात करें हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म की तो दो टाइप है। एक तो आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसके तहत रॉकेट या फिर जेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है थ्रू देयर फ्लाइट एंड इसको फास्टर वर्जन के रूप में देखा जाता है ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रूज मिसाइल। एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल है पहले तो ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे कन्वेंशनल रॉकेट का इस्तेमाल करके और तब जाके वो अपने टारगेट के प्रति लॉन्च करते हैं। यानी कि पहले ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे, उसके बाद वहां से फिर ये अपने टारगेट के प्रति लॉन्च होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो पहले ग्लाइड करेगा, उसके बाद घूम फिर कर टहल कर उसके बाद आपका टारगेट को टारगेट के अगेंस्ट लॉन्च करेगा। एंड इन रिलेटेड न्यूज देख सकते हो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि प्राइम मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा कोस्ट पर लोकेटेड है। और अग्नि प्राइम की बात करें तो ये आपका 6th मिसाइल होगा अग्नि सीरीज का, विच इज ए न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखना है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इंडिया ने इस प्रकार से डिफेंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की दिशा में बहुत बड़े बड़े छलांग मार रहा है। इसका जो रेंज देख सकते हो 1000 से 2000 किलोमीटर, और इसको रेल या फिर रोड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड हैव इजी मूवेबिलिटी, कहीं पर भी इसको आसानी से लेके जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। अब स्पीसीज इन न्यूज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल फिलहाल में आयुष्मान स्टेटस में बदलाव करने की बात सामने नजर आई 5 बर्ड स्पीसीज की। तो इन बर्ड स्पीसीज को अच्छे से याद रखना। पहला है आपका फिन्स वेबर, आयुष्मान स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, पहले ये वल्नरेबल था। और ये आपका तराई ग्रासलैंड जो उत्तराखंड में है, वेस्टर्न यूपी में, वहां मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द फ्यू पॉकेट्स इन असम। ठीक है, तो असम में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में यहाँ मिल जाते हैं। एंड देख सकते हो प्राइमरी रीजन क्या है इनके डिक्लाइन का, तो तराई हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड अभी बस 1000 बर्ड्स ही काउंट किए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही कम संख्या बची है। और लगभग 500 तो इंडिया में ही मौजूद है। नेक्स्ट इज योर लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन को अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में डाल दिया गया है, पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे और ये सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, पार्टिकुलरली इन राजस्थान एंड गुजरात। ये भी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। एंड ये आपका ड्राई ग्रासलैंड्स में मौजूद होते हैं जो लोलैंड एरियाज है, लेकिन ग्रासलैंड का जैसे जैसे रैपिड कन्वर्जन हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड में, तो इसके कारण ये रैपिड डिक्लाइन भी हो रहे हैं। अलोंग विथ निकोबार इंपीरियल पिजन, इसकी अगर हम बात करें तो आईसीएन स्टेटस नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले ये लीस्ट कंसर्न में थे और सिर्फ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो निकोबार आइलैंड के है वहां पर मिलते हैं। और ग्रीन इंपीरियल पिजन की बात करें तो ये आपका आईसीएन स्टेटस नियरली थ्रेटेंड में आते हैं, पहले ये लीस्ट कंसर्न थे और ये इंडिया में, श्रीलंका में, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स यहाँ पर ये मिलते हैं एंड they are distributed in the states along the coast, northeast India, Andaman and Nicobar Island as well. Next is your mountain hawk eagle. आईसीएन स्टेटस इनका नियर थ्रेटन में आ चुका है, पहले ये लीस्ट कंसर्न थे। एंड ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये मौजूद हैं। एंड ये माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं, हैविंग द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, मेनली इन द हिमालयन रीजन। तो एक पॉइंट यहाँ से ये निकल रहा है कि देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी
डिग्रेडेशन, या फिर यूं कह सकते हो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज है वो धीरे धीरे खतरे के कगार पर बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। या फिर यूं कह सकते हो कि जो इनका संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने 5 आर्टिकल्स को डिस्कस की। होप यू एंजॉयड, एंड इफ यू एंजॉयड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।